एक बेवा औरत मेरे पास काम मांगने आई तो उसके साथ 12 साल का बच्चा भी था। मैंने वो बच्चा घर के काम के लिए रख लिया। हर रोज मेरी बीवी शिकायत करती कि वो बच्चा मुझे घूर घूर कर देखता है। मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मैं अपनी बीवी की बात को सुनकर टाल देता। फिर एक दिन जब काम से जल्दी वापस घर आया तो मेरी रूह काम उठी। सुबह का वक्त था और घर में नाश्ते की खुशबू फैली हुई थी। जोया किचन में मेरे लिए पराठे बना रही थी और मैं आईने के सामने खड़ा अपनी टाई दुरुस्त कर रहा था। जब से मैंने अपना दफ्तर अपने पार्टनर से अलग किया था, मेरी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई थी। अब मुझे सुबह सवेरे ही निकलना पड़ता था ताकि काम की अंबार वक्त पर खत्म कर सकूं। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म किया और जोया को खुदा हाफिज कहकर घर से निकल गया। गाड़ी चलाते हुए मेरे जहन में दिन भर की कामों का नक्शा घूम रहा था। मुझे अंदाजा नहीं था कि आज का दिन मेरी जिंदगी में एक नया रुख लेकर आएगा। दफ्तर पहुंचते ही काम का बोर्ड सर पर आ गया था। फाइलें और मीटिंग्स का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो गया जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोपहर के वक्त में अपनी मेज पर बैठा कुछ जरूरी कागजात देख रहा था कि मेरी असिस्टेंट ने दरवाजा खटखटाया और अंदर दाखिल हो गई। उसने बताया कि सर, बाहर एक औरत आई है जो आपसे मिलने की जिद कर रही है। मैंने थोड़ी हैरानी से पूछा कि क्या उसने अपना नाम बताया है। असिस्टेंट ने कहा कि नहीं सर, वो कह रही है कि उसे काम की सख्त जरूरत है और वो आपसे मिले बिना नहीं जाएगी। मैंने खड़ी की तरफ देखा और थोड़ी देर सोचने के बाद उसे अंदर बुलाने का इशारा कर दिया। जब वो औरत कमरे में दाखिल हुई तो मैं उसे देखकर ठिठक गया था। वो बुर्का पहने हुए थी मगर उसका हुलिया बता रहा था कि वो किसी बहुत ही पस से सीमानदा तबके से ताल्लुक रखती है। वो शक्ल से पढ़ी लिखी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी बेबसी थी जो इंसान को अंदर से हिला देती है। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था जिसकी उम्र गालबन 12 या 13 साल होगी। वो बच्चा बहुत ही दुबला पतला था और उसने पुराने मगर साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे। वो औरत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसके हाथ काम रहे थे। मैंने उसे बैठने का कहा तो वो कुर्सी के कोने पर सिमट कर बैठ गई थी। मैंने बहुत नरमी से पूछा कि जी बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो उस औरत ने एक लंबे सांस ली और भराई हूं या आवाज में कहने लगी कि साहब जी, मैं एक बेवा औरत हूँ। मेरे शौहर को फौत हुए कई साल गुजर चुके हैं और अब मेरा इस दुनिया में अगर आप मुझे कोई छोटा मोटा काम दे दे तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी। मैंने उसे गौर से देखा तो मुझे महसूस हुआ कि वो वाकई बहुत मजबूर है, मगर मेरे दफ्तर में फिलहाल किसी सफाई वाले की जगह खाली नहीं थी। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर मुझे जोया का ख्याल आया। वो घर में सारा दिन अकेली होती थी और उसे अक्सर घर के कामों में मदद के लिए किसी की जरूरत रहती थी। मैंने उसे औरत से कहा कि देखो, मेरे दफ्तर में तो अभी कोई जगह नहीं है, लेकिन मुझे अपने इस तरह तुम्हारा गुजारा भी चल जाएगा और तुम्हारा बच्चा भी महफूज रहेगा। वो औरत ये सुनकर निहाल हो गई थी। उसके चेहरे पर एकदम से रौनक आ गई थी और उसने मुझे दुआएं देना शुरू कर दी थी। फिर वो कहने लगी कि साहब जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरा बच्चा भी कमाएगा तो हमारा गुजारा चल जाएगा। आपका बहुत एहसान है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस औरत को भी रख ही लेता हूँ। बेचारे खुद कहाँ काम ढूंढती फिरेगी। गस की मैंने उन दोनों को काम पर रख लिया था। फिर उसने खुद ही एक मशवरा दिया, साहब जी, ऐसा करते हैं कि मैं सुबह के वक्त बच्चे को आपके घर छोड़कर खुद दफ्तर आ जाऊंगी और शाम को जब मैं अपने काम से फारी होंगी तो आपके घर से उसे लेती जाऊंगी। इस तरह वो सारा दिन आपके घर पर रहेगा और शाम को मेरे साथ घर चला जाएगा। मैंने उसकी बात मान ली और कहा कि ठीक है, कल सुबह तुम उसे मेरे घर छोड़ देना। अगले दिन मैं अभी अपने घर में ही था कि वो औरत साजिद को लेकर आ गई। उसने साजिद का हाथ मेरे हाथ में दिया और उसे ताकीद की कि देखो साजिद साहब जी बहुत अच्छे हैं। तुमने दिल लगाकर काम करना है और बाजी का बहुत ख्याल रखना है। साजिद में खामोशी से सर हिला दिया था। वो बच्चा बहुत अजीब लग रहा था। उसकी नजरें मुसलसल इधर उधर घूम रही थी, जैसे वो किसी चीज को तलाश कर रहा हो, ये किसी बात से डरा हुआ हो। जोया सहन में पौधों को पानी दे रही थी। मैंने उसे पुकारा और साजिद का तारुफ करवाया कि जोया दे। जोया उसे देखकर बहुत खुश हो गई थी क्योंकि उसे भी किसी साथी की जरूरत थी। उसने साजिद से बड़े प्यार से पूछा कि बेटे, तुम्हारा नाम क्या है। जब साजिद ने पहली बार नजर उठाकर जोया को देखा तो उसकी नजरों में एक ऐसा तासुर था जो मैं बयान नहीं कर सकता था। वो जोया को इस तरह देख रहा था जैसे वो उसे पहले से जानता हो या उसे देखकर उसे कुछ याद आ गया हो।
जोया ने मुस्कुराकर उसे किचन की तरफ जाने को कहा ताकि वो उसे काम समझा सके। साजिद ने काम शुरू किया तो मैं थोड़ी देर घर रुककर दफ्तर चला गया था, मगर मेरे जहन में बार बार साजिद का वो चेहरा आ रहा था जब उसने सोया को देखा था। शाम को जब मैं घर वापस आया तो जोया ने मुझे चाय देते हुए कहा कि अरशद, ये लड़का बहुत अजीब है। मैंने पूछा कि क्यों, क्या हुआ, उसने कोई गलती की है? तो जोया ने कहा कि नहीं, काम तो उसने बहुत अच्छा किया है, मगर जब भी मैं उसके पास से गुजरती हूँ या उसे कोई काम कहती वो बस मुझे घूरने लगता है। उसकी आंखें इतनी संजीदा है कि मुझे थोड़ी की उपराहट होने लगती है। मैंने हंसकर जोया की बात टाल दी और कहा कि जोया, वो भी बच्चा है, शायद उसे तुम बहुत अच्छी लगी हो, इसलिए वो तुम्हें देखता रहता है। अभी उसे एक ही दिन तो हुआ है, आहिस्ता इसलिए वो मानूस हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। शाम को जब उसकी माँ उसे लेने आई तो साजिद खामोशी से उसके साथ चला गया था, मगर जाते जाते उसने एक बार फिर मुड़कर जोया को देखा तो उसकी उस नज़र में एक ऐसी तड़क थी, घर में दोबारा खामोशी छा गई थी। मगर जोया के दिल में वो पहला शक पैदा हो चुका था जो आने वाले दिनों में बढ़ने वाला था। हम नहीं जानते थे कि ये मासूम बच्चा हमारे लिए क्या साबित होने वाला है। मैंने सोचा था कि आज का दिन जोया के साथ गुजारूंगा और घर की अधूरे काम मुकम्मल करूंगा। मैं सहन में कुर्सी डालकर अखबार पढ़ा था और जोया वहीं पास बैठी सब्जियां काट रही थी। साजिद भी सुबह सवेरे ही आ गया था और वो खामोशी से गाड़ी साफ करने में मसरूफ था। मैंने अखबार पढ़ते हुए कई बार नजर उठाकर उसे देखा। वो बार बार मुड़कर जोया की तरफ देखता और फिर जैसे ही उसे महसूस होता कि मैं उसे देख रहा हूं, वो फौरन अपने काम में लग जाता था। मुझे पहल उसकी नजरों में कजीब सी तड़प थी। थोड़ी देर बाद जोया किचन में चली गई थी ताकि दोपहर के खाने की तैयारी कर सके। मैंने देखा कि साजिद ने गाड़ी साफ करना छोड़ दी थी और वो आहिस्ता ऐसा किचन की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया था। वो वहां से जोया को काम करते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो रही हो। वो बार बार खिड़की के पास जाकर रुक जाता और फिर हिम्मत टूटने पर वापस आ जाता। ये अमल उसने 2-3 बार दोहराया था और मैं खामोशी से ये सब देख रहा था। मेरे दिल में आया कि उसे बुलाकर पूछूं कि आखिर वो क्या कहना चाहता है, मगर फिर मैंने सोचा कि शायद वो अभी तक हमसे मानूस नहीं हुआ है, इसलिए घबरा रहा है। कुछ देर बाद साजिद किचन के अंदर चला गया था। मुझे वहां से बर्तनों के टकराने की आवाज आ रही थी और फिर जोया की आवाज आई कि साजिद, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसी वक्त मैंने देखा कि साजिद किचन से बाहर निकला तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। साजिद ने अपने दोनों घुटनों में सर दे रखा था और उसकी गंढे बुरी तरह हिल रहे थे। वो बहुत धीमी आवाज में सिसकियां लेकर रो रहा था। उसकी रोने में एक ऐसी बेबसी थी कि मेरा दिल पसीज गया था। मैंने चाहा कि उसके सर पर हाथ रखूं, मगर फिर मुझे जोया की वो शिकायत याद आ गई। मैंने खुद को रोक लिया। मैं वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया था, मगर अब मेरा जहन भी उलझ चुका था कि आखिर ये 12 साल का बच्चा इतना क्यों रो रहा है। और वो जोया की करीब जाने की इत्त साजिद बर्तन रखकर किचन में चला गया तो जोया ने मुझसे कहा कि अरशद, क्या आपने नोट किया कि साजिद आज सारा दिन मेरे पीछे पीछे घूम रहा था? मैं जब किचन में प्याज काट रही थी तो वो मेरे बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया और जब मैं मुड़ी तो वो कुछ बोलने ही वाला था कि फिर खामोशी से बाहर भाग गया। मुझे बहुत अजीब सा लगता है, जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहता है या शायद वो मुझे पहचानता है। मैंने मुस्कुराकर जोया को समझाने की कोशिश की और कहा कि जोया देखो, वो यतीम बच्चा है, शायद उसकी माँ उसे वक्त नहीं दे पाती, इसलिए वो इस तरह इधर उधर फिरता रहता है। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि वो तुम्ही किसी गलत इरादे से देखता है। वो अभी बच्चा है और बच्चों के दिल में कोई मैल नहीं होता। तुम बिला वजह उसे नफ्सियाती मरीज समझ रही हो। जोया मेरी बात से मुतवय्यन नहीं हुई थी और उसने थोड़ी तल्खी से कहा कि अर्शिया दाब मर्द है, आपको इन बारीकियों का पता नहीं चलता। वो जिस तरह मुझे देखता है वो आम देखना नहीं है। मैंने जोया का हाथ थाम और कहा कि चलो, अगर तुम्हें ज्यादा मसला है तो मैं कल उसकी माँ से बात करूंगा कि उसे समझाएं, मगर फिलहाल तुम उसे डांटा ना करो, वो पहले ही बहुत सहमा हुआ लगता है। जोया खामोश हो गई थी, मगर मुझे पता था कि उसके दिल का डर खत्म नहीं हुआ है। सारा दिन इसी कश्मकश में गुजर गया था। साजिद सारा दिन घर के कोनों में कभी सीरों के नीचे बैठ जाता तो कभी सहन के आखिरी सीरे पर जाकर आसमान को घूरने लगता। उसके ये खामोशी अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा परेशान करने लगी थी।
शाम के वक्त जब साजिद की माँ उसे लेने आई तो साजिद की हालत देखने वाली थी। वो घर से बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो बार बार मुड़कर जोया को देख रहा था, जैसे वो उसे कोई इल्तिजा कर रहा हो। जोया ने मुंह फेर लिया था क्योंकि वो उसकी नजरों से बचना चाहती थी। साजिद जब अपनी माँ के साथ जा रहा था तो मैंने महसूस किया कि उसकी कदमों में कोई जान नहीं थी। वो घसीट घसीट कर चल रहा था। उसकी माँ ने उसका हाथ जोर से पकड़ा हुआ था और वो उसे तेजी से लेकर बाहर निकल गई थी। घर में एक बार फिर वही खामोशी छा गई थी, मगर इस बार इस खामोशी में एक बोझ था। रात को सोने से पहले मैंने खिड़की से बाहर देखा तो दूर लगी लाइट की मध्यम रोशनी सहन में फैल रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे साजिद अभी भी वही कहीं छुपा हुआ हमें देख रहा है। अगले 2-3 और खुद दूसरे कमरे में चली जाती। साजिद इस बात पर बहुत ज्यादा उदास रहने लगा था। मैंने एक बार उसे देखा कि वो किचन के दरवाजे के बाहर फर्श पर बैठा हुआ था। वो जोया के जूते देख रहा था। उसने बड़े प्यार से उन जूतों पर हाथ फेरा और फिर अपने सीने से लगा लिया। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि एक बच्चा इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है। वक्त गुजरने के साथ सद घर की फिजा में एक अजीब सा भारीपन आ गया था। जोया, जो पहले साजिद को एक यतीम पच, साजिद का खामोश रहना और फिर अचानक कहीं से नमदार होकर उसे तकने लगना, अब उसे जहनी तौर पर परेशान कर रहा था। अगले चंद दिन जोया ने एक नया तरीका अपना लिया था। वो अब साजिद को अपने करीब नहीं आने देती थी। अगर उसे पानी का गिलास भी चाहिए होता तो वो दूर से ही उसे कहती कि साजिद किचन की स्लेब पर रख दो, और खुद वहां से हट जाती थी। साजिद इस दूरी को बुरी तरह महसूस कर रहा था। उसके चेहरे की जर्दी मजीद गहरी होती जा रही थी और वो अक्सर अपनी कमीज के पल्लू को दो 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 दो। एक दिन मौसराधार बारिश हो रही थी और मैं दफ्तर से घर नहीं जा सका था। जोया ने फोन पर बताया कि साजिदर सारा दिन सहन में बारिश में भीग रहा है, और जब मैंने उसे अंदर बुलाया तो उसने जवाब नहीं दिया, बस वहीं खड़ा रोता रहा। जोया का लहजा बहुत बिजार था। वो कहने लगी कि अर्शित आबाद होती जा रही है। ये बच्चा हमारे घर की खुशियों को खा रहा है। इसकी ये पुरस्कार हरकतें मुझे बीमार कर देंगी। मैंने उसे दिलासा दिया कि मैं शाम को उसकी माँ से सख्ती से बात करूं। वो आज दफ्तर काम करने नहीं आई थी, बल्कि छुट्टी मांग ली थी। वो औरत अभी वैसे ही बुरके में लिपटी हुई थी और उसकी आंखें जमीन में गड़ी हुई थी। मैंने थोड़े सख्त लहजे में कहा कि देखो बीबी, तुम्हारा बच्चा काम तो अच्छा करता है, मगर उसकी हरकतें मेरी बीबी को परेशान कर रही है। वो सारा दिन उसे देखता रहता है और बात करने की कोशिश नहीं करता। अगर मुझसे कोई मसला है तो बताओ, वरना हम इसे मस्जिद नहीं रख सकेंगे। उस औरत ने अपने दुपट्टे से मुंह ढांपा और हिचके लेकर, मेहरबानी करके इसे काम से मत निकाले। इसकी बातों ने मुझे एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद वाकई गुर्बत और महरूमी ने इस बच्चे को ऐसा बना दिया है। वो औरत साजिद को लेकर चली गई थी, मगर जाते हुए मैंने देखा कि साजिद ने एक बार फिर दरवाजे की ओर से जोया को देखा और उसकी नजर मैं कैसी इत्तात थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। अगले 2 दिन घर में एक अजीब सी कशमकश थी। जोया ने साजिद को किचन में आने से मुकम्मल तौर पर मना कर दिया था और वो अब सारा दिन बरामदे के कोने में बैठा जोया की आवाज का इंतजार करता रहता था कि कब वो कोई काम कहे और वो दौड़कर कर दे। उसे खाना भी वहीं दिया जाता था। मैंने एक बार नोट किया कि साजिद अपना खाना नहीं खाया था, बल्कि वो रोटी के टुकड़ों को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके चूतियों को डाल रहा था और खुद खाली नजरों से दीवार को घूर रहा था। जोया ने मुझसे कहा कि अरशद, मैं जब भी इसे देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे ये बच्चा कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। आज मैंने इस अलमारी के पास खड़े देखा था, पता नहीं कि क्या ढूंढ रहा था।
मैंने जोया को गुस्से से कहा कि वो बच्चा है। जोया, कोई चोर या डकैत नहीं, तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रही हो? मगर जोया का वहम अब एक जुनून की शक्ल इख्तियार कर चुका था। वक्त इसी तरह गुजर रहा था और हम अभी तक किसी कश्मा थे जिसे हम अभी तक सुलझा नहीं पाए थे। वो अब काम भी ढंग से नहीं कर पा रहा था। कभी उसके हाथ से बर्तन छूट जाता तो कभी वो पोछा मारते मारते अचानक साकित होकर एक ही जगह खड़ा रहता था। जोया ने उससे बात करना बिल्कुल बंद कर दी थी। उसे देखते ही दूसरे कमरे में चली जाती थी। उसे लगता था कि साजिद की ये खामोशी कोई आम नहीं है। एक दोपहर में दी मेरे कमरे के बाहर खड़ा चुप चुप कर अंदर झांक रहा था और जब मैंने उसे डांटा तो वहीं बैठकर अपने बाल नोशी लगा। मुझे इससे डर लग रहा है। ऐसा लगता है कि से वो पागल हो जाएगा या मुझे नुकसान पहुंचाएगा। मैंने जोया को हौसला दिया और फौरन अपनी मेज से उठ खड़ा हुआ। मेरा दिल भी किसी अनजाने खौफ से धड़क रहा था कि आखिर वो 12 साल का बच्चा चाहता क्या है। फिर मैंने गाड़ी निकाली और तेज रफ्तारे से घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर मेरे जहन में वही। जब मैं घर पहुंचा तो बाहर का गेट आध खुला था। मैंने गाड़ी अंदर खड़ी की और सहन की तरफ बढ़ गया। घर के अंदर से एक अजीब सी सिसकती हुई आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो और अपनी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा हो। मैं जैसे ही बरामदे में पहुंचा, मैंने देखा कि मेरे बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था, जहां से जोया के रोने की आवाज आ रही थी। मेरा खून खोलने लगा था। मुझे लगा कि साजिद ने यकीनन जोया के साथ कोई बदतमीजी की है या उसे जोया बेड पर बैठी थी और उसके सामने फर्श पर साजिद बैठा हुआ था। वो जोया के घुटनों में अपना सर दिए फूट फूट कर रो रहा था और जोया का अपना चेहरा आंसू से तर था। वो बहुत प्यार भरे अंदाज में साजिद के सर पर हाथ फेर रही थी और बार बार कह रही थी कि हाय अल्लाह, इस मासूम के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे हो गया। मेरा गुस्सा एकदम से जुनून में बदल गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैंने धारते हुए कहा कि ये क्या तमाशा है साजिद, तुम्हारी ये हिम्मत। मैंने आगे बढ़कर साजिद को उसके कॉलर से पकड़ा और उसे एक झटके से जोया से दूर कर दिया। साजिद सहम कर दीवार से जा लगा था और डर के मारे उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली थी। फिर जैसे ही मैंने अपना हाथ बुलंद किया ताकि उसे एक जोरदार थप्पड़ मारूं, मगर जोया ने तड़प कर मेरा हाथ पकड़ लिया और चील आने लगी कि नहीं अरशद, खुदा के लिए रुक जाएं। इस बच्चे को मत मारे, इसका कोई कसूर नहीं है। हम इसे गलत समझ रही है। असल गुनाहगार तो वो औरत है जो इसे रोज यहां छोड़कर जाती है। मैंने हैरत से जोया की तरफ देखा और पूछा कि जोया, तुम ये क्या कह रही हो? तुम खुद इससे डरती थी। बड़ी देर पहले तुमने रोते हुए मुझे फोन किया था और अब इसकी वकालत कर रही हो। जोया ने साजिद की तरफ इशारा किया, जो अभी दीवार से लगकर हिचकियां ले रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा कि अरशद थोड़ी देर पहले जमे कमरे में थी। साजिद अंदर आया। मैं इसे निकलने लगी तो उसने अचानक अपनी कमीज ऊपर कर दी। उसका पूरा जिस्म, उसकी कमर, उसकी बाजू नीले पड़े हुए थे। उसे जगह जगह पर नील पड़े हुए थे। वो उरच जिसे हम इसकी मां समझ रहे थे, वो उसकी सगी मां नहीं है, बल्कि इसकी सुतेली मां है, जो उसे रोज रात को मारती है। ये सब सुनकर मेरी रूप फना हो गई थी। फिर साजिद ने पहली बार हिम्मत करके जुबान खोली और रोते हुए कहा कि साहब जी, वो औरत मेरी मां नहीं है। वो मुझे यतीम खाने से लेकर आई थी ताकि मुझसे मजदूरी करवा सके। वो रोज रात को मुझे बेल्ट से मारती है और कहती है कि अगर मैंने उस घर से कुछ चुराया नहीं तो वो मुझे जान से मार देगी। मैं भाजी को इसलिए देखता था क्योंकि मेरी असल मां का चेहरा बिल्कुल बाजी जैसा था। मुझे उनकी खुशबू आती थी तो मेरा दिल करता था कि मैं उन्हें सब बता दूं, मगर मुझे डर लगता था कि अगर मैंने कुछ बताया तो वो औरत मुझे फिर से मारेगी। साजिद की ये बातें सुनकर मेरे दिल पर जैसे किसी ने आरा चला दिया था। मुझे अपनी सोच पर इतनी शर्मिंदगी हुई कि मेरा जी चाहा मैं जमीन में गड़ जाऊं। वो मासूम बच्चा जो हमें मुजरिमों की तरह देख रहा था, जो जोया में अपनी मां की ममता ढूंढ रहा था, हम उसे एक मुजरिम समझ रहे थे। जोया ने साजिद को दोबारा अपने सीने से लगा लिया था
और वो दोनों माँ बेटे की तरह रोने लगे थे, क्योंकि हमारी शादी को 12 साल हो गए थे और औलाद ना होने की वजह से जोया की ममता एक बच्चे के लिए तड़प रही थी। उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि माशिया में हर लजराने वाला सच सच नहीं होता, कभी कभी खामोशी के पीछे दर्द का वो पहाड़ होता है जिसे कोई भी अकेला नहीं उठा सकता। मैंने साजिद के सामने घुटनों के बल बैठकर उसके नन्हे हाथ चूमे और फैसला कर लिया कि आपको औरत कभी इस बच्चे के करीब नहीं आएगी। आज से साजिद इस घर का मुलाजिम नहीं बल्कि इस घर का वारिस होगा। शाम के साए गहरे हो रहे थे जब बाहर गेट पर दस्तक हुई तो साजिद एकदम थर थर कांप नहीं लगा था। जोया के दुपट्टे को उसने इतनी सख्ती से मुट्ठी में भींच लिया था। औरत बाहर खड़ी साजिद को पुकार रही थी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला वो हमेशा की तरह अपनी मसलूमियत का लिबादा, ओ क्या से साजी, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। वो औरत पहले तो हैरान हुई और फिर मकाराल अंदाज में रोने लगी कि साहब जी आप ये क्या कह रहे हैं, ये तो मेरा इकलौता सहारा है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं। साजी ने जब उसकी आवाज सुनी तो वो कमरे से भागता हुआ आया और मेरे पैरों से लिपट गया। वो धाड़े मार मार कर रोने लगा और फिर सिसकियों के दरमियान कहने लगा कि साहब जी खुदा के लिए मुझे इसके साथ मत भेजे, ये मुझे बहुत मारती है, ये मुझे सिगरेट से जलाती है और रात भर भूखा। वो औरत साजिद की ये बातें सुनकर एकदम से बिफर गई और कहने लगी कि साहब जी ये ज़ूर बोल रहा है, मैं इसे क्यों मारूंगी, बस कभी कभी इसकी हरकतों पर मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाता है तो मैं एक आध थप्पड़ मार देती हूँ, आखिर माँ हूँ इसकी। लेकिन जोया ने कड़क कर कहा कि बस कर दो बीबी, हमने इसकी जिस्म पर लगे वो जख्म देख लिए हैं जो तुम्हारी संगदिली की गवाही दे रही है। कोई माँ अपने बच्चे को इस तरह नहीं जलाती। तुम इसे यतीम खाने से सिर्फ अपना बोझ माटने के लिए लाई थी। जोया ने कि अर्शिद हमारी अपनी कोई औलाद नहीं है, अल्लाह ने शायद इस बच्चे को हमारे लिए ही भेजा है। हम इसे पालेंगे, हम इसे वो जिंदगी देंगे जिसका ये हकदार है। उलर के तरफ देखा, वो तो टोक लहजे में कहा कि देखो अगर तुम मान जाओ तो हम कानूनी कार्रवाई नहीं करते, वरना तुम एक बच्चे को इस तरह मानने के जुर्म में सारे जिंदगी के लिए जेल भी जा सकती हो। वो औरत थोड़ी देर खामोश ही थी। शायद उसके जहन में अपने अखराजात और इस बच्चे के बोझ का हिसाब चांद। सच तो यह है कि मैं खुद भी अब इसका खर्चा नहीं उठा पा रही थी। महंगाई के इस दौर में एक इजाफी पेट पालना मेरे बस की बात नहीं थी। वो औरत बगैर किसी दुख या मलाल के वहां से पलट गई थी। साजिद अभी जोया के गले लगा हुआ था, मगर अब उसके रोने में वो खौफ नहीं था बल्कि एक सुकून था, जैसे उसे अपनी खोई हुई जन्नत मिल गई हो। वो बार बार जोया के चेहरे को देखता और फिर उसके हाथ चूम लेता, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि अब उसे कोई नहीं मारेगा। रात के वक्त उसने एक निवाला खाया और फिर रुककर पूछा कि बाजी क्या अब मैं हमेशा यही रहूंगा। तो जोया ने उसकी पेशानी चूमी और कहा कि हाँ बेटा, अब तुम इस घर के मुलाजिम नहीं बल्कि हमारे बेटे हो और कल से तुम्हारा स्कूल में दाखिला करवाया जाएगा और अब तुम मुझे बाजी नहीं बल्कि अम्मी कहोगे। साजिद की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े थे। उस रात जब मैंने उसे सोते हुए देखा तो मुझे महसूस हुआ कि अल्लाह के काम कितने निराले हैं। उसने कितीम को माँ का आंचल दे दिया था और अब मुझे पता चल गया था कि कभी कभी किसी की खामोशी एक बहुत बड़ी चीख होती है, जिसे सुनने के लिए कानों की नहीं बल्कि दिल की जरूरत होती है। साजिद की वो खामोश नजरें दरअसल एक फरियाद थी जो अल्लाह ने सुन ली थी।